गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके हर न्यूज चैनल वाले कवर किए जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस होने वाली है, मतलब बहुत सारे डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट भी आ रहे हैं। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि चीजें तो बहुत होती है अपने आसपास में, बट हमें क्या करना है, हैंड पिक करना है और पढ़ना है। पढ़ेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में भी, मतलब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। ईडी के बारे में जानेंगे। ईडी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है और इस साल तो भर भर के ईडी न्यूज में रहे हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि कवर करूंगी, बट अब मुझे लगा कि नहीं, अब कर देते हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ और न्यूज में था भी नहीं वैसा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताओ। पहला स्टेटमेंट आर्टिकल बेस्ड है, आर्टिकल 361। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमारे गवर्नर होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कोई भी कोर्ट पे आंसरेबल नहीं होते हैं ऑन एनी एक्ट डन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। ऐसी बात है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को और प्रेसिडेंट को क्या कभी आंसर नहीं देना पड़ता है कोर्ट को? बिल्कुल सही बात है, ये है ऐसा। ठीक है, अगर अरविंद केजरीवाल की जगह कोई गवर्नर या फिर हमारे प्रेसिडेंट पे इस तरह का केस चल रहा होता तो वो आंसरेबल नहीं होते। ओके, चलो ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो थे वो पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कन्विक्ट हुए हैं वाइल इन ऑफिस और अरेस्ट हुए हैं इन कनेक्शन विद द मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू लिक्विड स्कैम। ऐसा है क्या? तोड़ के पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग की केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जरूर हुई है। उनको अभी दोषी ठहरा दिया गया है क्या लिक्विड स्कैम पे? क्या वो कन्विक्टेड है? नहीं, अभी कन्विक्टेड नहीं है। ठीक है, अभी जेल हुआ है उनको। तो ऐसे तो ये गलत हो गया। और एक और बात गलत है कि क्या ये फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जिनको जेल किया गया है? नहीं, ये फर्स्ट भी नहीं है। इससे पहले जयललिता जो मैम जो थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, बट वो ऐसे पहले सिटिंग सीएम बनी थी जिनकी गिरफ्तारी की गई थी और उनको कन्विक्शन भी किया गया था, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। 4 साल की उनको सजा हुई थी। तो जयललिता जो मैम थी वो फर्स्ट सिटिंग सीएम थी जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और कन्विक्ट भी हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी नहीं है। ठीक है, इससे पहले सुरेन जी जो है सीएम झारखंड के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, बट उन्होंने गिरफ्तारी से कुछ टाइम पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। तो एज अ सिटिंग सीएम वो नहीं गिरफ्तार हुए थे, बट अभी अरविंद केजरीवाल एज अ सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुए हैं। तो ये भी बात निकल के आ रही है, जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे जेल से ही। क्यों? क्योंकि वो अभी सिर्फ जेल क्यों है, वो कन्विक्टेड नहीं है। और हमारा कानून कहता है कि जब तक जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर रहेंगे, जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए। ठीक है, केसेस चलती रहेंगी, बट अगर वो कन्विक्ट हो जाएंगे नॉट लेस देन 2 years तब तक। ठीक है, तो अगर 1 साल की सजा होती है इनको तब भी ये एलिजिबल रहेंगे, नॉट लेस देन 2 years। ये वर्ड याद रखना है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, आपका स्टेटमेंट 1 सही हो गया। तो आपको क्या आंसर मिला? ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, केवल 1 सही है। तो भर भर के न्यूज में आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज वाले के पास भी दूसरा कुछ है नहीं अभी दिखाने के लिए, तो यही दिखाए जा रहे हैं। देखो, मजा भी आ रहा है लोगों को। बहुत टाइम से इनका डिले चल रहा था, बहुत टाइम से ईडी वाले इनको बुला रहे थे कि आओ, ये बोले थे नहीं आएंगे, लास्ट में जाना ही पड़ गया। खैर, इंपॉर्टेंट होगा ईडी के बारे में जाना, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। एग्जाम में बहुत मतलब फेवरेट एरिया होता है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट भी कहा जाता है कि इनको ईडी को घुमा घुमा के मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? 1956 में एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट इनको स्टैब्लिश किया गया था, जो 1957 में जिनका नाम बदल के रख दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, किसके अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है, जो अंडर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक, चलो उसके बाद जो ईडी के डायरेक्टर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द कमिटी, जिसमें चेयर करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इंपॉर्टेंट होगा बाबू, बिल्कुल याद रखना है। और सारे मेंबर्स रहते हैं जो इस कमिटी में प्रेजेंट रहते हैं। होम सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी हो गया, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फेमा और पीएमएलए केस को
इन्फोर्स करना, ठीक है। हमने इनकी प्रोविजंस बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, फेमा अच्छे से जाना है, पीएमएलए भी जाना हुआ है ना। तो ईडी का क्या होता है प्राइम ऑब्जेक्टिव? टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ टू फिस्कल लॉस दैट इज फेमा एंड पीएमएलए। फेमा याद है, पढ़ाया था मैंने, 1999 में आया था। क्या करता है? मैनेज करता है अगर ट्रांस बाउंड्री कोई भी फिस्कल एक्सचेंज हो रहा हो। इससे पहले फेरा था, 1973 में आया था। फेरा जो था वो रेगुलेट कर रहा था, और मैंने बताया था कि ये रिजिड होता है। यहाँ पे आरबीआई से हर एक चीज की अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन फेमा रिलेटिवली फेरा से थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कम रिजिड है। यहाँ पे आरबीआई की हर जगह अप्रूवल नहीं चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस होता था अगर आप फेरा के अंदर में आते, लेकिन यहाँ पे आप सिविल ऑफेंस में काउंट किए जाओगे। बहुत अच्छे से हमने डिफरेंशिएट किया था फेरा और फेमा को लेके। तो फेरा और फेमा का जो प्रोविजन होता है, पीएमएलए का जो प्रोविजन होता है, इसको इन्फोर्स कौन करता है? ईडी करते हैं, ठीक है। तो हो गया, डन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इस केस से यही इंपॉर्टेंट था। अगर कुछ आगे डेवलपमेंट आती है जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी डील कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलो, मेकेदातु प्रोजेक्ट आपके पेपर में आया होता, ये आर्टिकल आई हुई थी। किस नदी पे है आपको बताना है, किस कंटेक्स्ट में है। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट ये कर्नाटक की प्रोजेक्ट है और अपस्ट्रीम पे बनी हुई है, ठीक है। नदी बता दूंगी तो आप तो बता ही दोगे जी हाँ ये कावेरी नदी पे है, ठीक है। इतना बता दिया तो बता ही दोगे कि हाँ कावेरी है कर्नाटक में। इतने तो बुद्धू नहीं होगे, कोई भी नहीं होगा। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है वो कावेरी नदी पे बन रही है और कर्नाटक में बन रही है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो इनके अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? कि मेकेदातु प्रोजेक्ट के अंदर। उनका कहना है कि आप अपस्ट्रीम पे एक डैम बना रहे हो, पहले तो आपने हमसे कोई परमिशन नहीं लिया, आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। अब उनका एक ये है कि आप ऊपर डैम बना लोगे। कर्नाटक का कहना है कि हम ये सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बना रहे हैं। तो तमिलनाडु का कहना है कि आप ऊपर में डैम बना लोगे तो हम तक पानी ही नहीं पहुंचेगी। तो अभी हाल ही में इलेक्शन हो रहा है, तो तमिलनाडु के डीएम की गवर्नमेंट ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। इसी रिगार्डिंग में ये आपके न्यूज में था, इंपॉर्टेंट होगा जानना। मेकेदातु प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है, ओके। कावेरी नदी और कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको कहते हैं अक्रावंती। इन दोनों का जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है उस नदी पे मेकेदातु प्रोजेक्ट प्रेजेंट है। और मैंने बताया क्यों न्यूज में है, ठीक है। डीएमके के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम इसको स्क्रैप कर देंगे। किसको? मेकेदातु प्रोजेक्ट को, ठीक। जितना कहा सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। चलो, तो कि रिड्यूस कर देगा इनका जो ग्रीवांस है, इनकी जो परेशानी है कि वाटर का जो भी फ्लो है तमिलनाडु में, ये मेकेदातु प्रोजेक्ट के चलते रिड्यूस हो जाएगा। इम्पैक्ट करेगा स्टेट के एग्रीकल्चर सिस्टम को, वाटर सप्लाई को। क्यों? क्योंकि कावेरी नदी जो है वो क्रूशियल वाटर सोर्स है तमिलनाडु के लिए। और कावेरी डिस्प्यूट बहुत पुरानी डिस्प्यूट है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। सी यहाँ पे एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी एंड अगिराथी नदी क्या बन रहा है? मेकेदातु प्रोजेक्ट कर्नाटक अपस्ट्रीम पे बन रहा है, तमिलनाडु तक पानी नहीं सही से जा पाएगी। और कावेरी नदी यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, कहाँ पे? तमिलनाडु पे, और नीचे गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेटको, ये कमिटी स्टैब्लिश हुई है, ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी, ठीक है। इंडिया ने स्टार्ट किया है किसके साथ? जेटको। इस कमिटी के अंदर में ट्रेड नेगोशिएशन करते हैं, इंगेज होते हैं ट्रेड की एक्टिविटीज में और प्रमोट करते हैं ट्रेड को। प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने की काम करती है ये कमेटी। इंडिया ने इस तरह की कमेटी और भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ बनाई हुई है, यूके वगैरह के साथ भी बनाई हुई है। अभी हाल ही में इन चारों में से किस कंट्री के साथ बनाई है? ये बाबू बनाई है डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। डोमिनिकन गणराज्य के साथ हमारे इंडिया ने कमेटी स्टैब्लिश किया है, जेटको, ज्वाइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी। क्या काम करता है? प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कमर्शियल रिलेशन। इनका गोल क्या है? सारे इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसको स्ट्रेंथन करना, एक्सपेंड करना कॉमर्स और इंडस्ट्री को। और डोमिनिकन रिपब्लिक कहाँ पे है? मतलब वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पे है, ये है, ठीक है। कैरिबियन कंट्री है, यहाँ आपका हो गया साउथ अमेरिका, इधर ऊपर में जाओगे नॉर्थ अमेरिका। हेटी के जस्ट बगल में है, हेटी को लेके भी हमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से जाना है। क्या पढ़ा था कि यहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, प्रिजनर्स एस्केप कर गए थे तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दिया हैती में। अभी बहुत ही इनस्टेबल कंडीशन है, इसके बारे में भी आगे क्वेश्चन आएगी, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल रिवीजन कर लेते हैं। आइसलैंड को लेके हमने क्या पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले?
हगाफेल वोल्केनो किसकी है? आइसलैंड की है। आइसलैंड ऐसी कंट्री है जहां पे यूरोप का सबसे ज्यादा वोल्केनो प्रेजेंट है। कहाँ? आइसलैंड में। और इसको इसलिए कहते हैं लैंड ऑफ फायर एंड वाटर। किसको? आइसलैंड को। यूके का कल पढ़ा था डेवलपिंग कंट्री ट्रेडिंग स्कीम। क्या था डेवलपिंग कंट्री ट्रेडिंग स्कीम? यूके की। इसमें जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक साथ कर देते हैं और उनको प्रेफरेंशियल ट्रेड बेनिफिट देते हैं, टैरिफ का कम कर देते हैं। किसने इस तरह की स्कीम स्टार्ट की है? यूके ने स्टार्ट किया। 65 कंट्रीज अंडर डेवलपिंग कंट्री ट्रेडिंग स्कीम लाया गया है। और भूटान को लेके हमने बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट पढ़ा था, गैलेफो माइंडफुल प्रोजेक्ट। क्या कहता है इसमें भूटान कि हम ऐसे कार्बन न्यूट्रल या फिर जीरो कार्बन इमिशन वाले इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे, स्टैब्लिश करेंगे। कहाँ? गैलेफो माइंडफुल प्रोजेक्ट में। जीरो कार्बन इमिशन इंडस्ट्रीज लाइक आईटी इंडस्ट्रीज हो गया, एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। और इंडिया के पास बहुत ह्यूज पोटेंशियल आया है इन्वेस्ट करने का भूटान के इस प्रोजेक्ट पे। कहाँ? गैलेफो माइंडफुल प्रोजेक्ट भूटान की। चलो, ये सारा जो भी हमने अभी रिवीजन किया इसी वीक पढ़ा होगा, ठीक है। और पुराना रिवीजन करना है तो 1 से 15 मार्च तक की करंट अफेयर्स की क्लास आई हुई है, पढ़ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहने को वो 1 से 15 मार्च की करंट अफेयर की क्लास है, बट मैंने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर दिया है मार्च का सेशन। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी ना उस टाइम में सारा कवर है। मजा आएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है, बेयर कर लेना, बट गारंटीड है कि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। कोई बकवास बात नहीं है, बिल्कुल बस पढ़ाई की बात है, ठीक है। चलो, ऑपरेशन इंद्रावती अभी हाल ही में हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू रेस्क्यू इट्स नेशनल फ्रॉम, बताइए, अभी बताया था ना हैती। तो हैती से रेस्क्यू करने के लिए जो हमारे इंडियन वहां पे रह रहे हैं, तो हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑपरेशन इंद्रावती। इस तरह के ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे गवर्नमेंट हमेशा से चलाते आ रही है। जैसे यूक्रेन का जब वार स्टार्ट हुआ था तो हमने चलाया था ऑपरेशन गंगा। फिर अफगानिस्तान पे जब तालिबान ने कंट्रोल ले लिया था तो हमने चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और पीरू को लेके हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वहां पे 90 डेज की इमरजेंसी लगी हुई है ना। इस रीजन में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा डोमिनिकन रिपब्लिक का, क्या पढ़ा था डोमिनिकन रिपब्लिक को लेके? अभी जस्ट पढ़ा था, जेट को साइन किया है टू बूस्ट दी ट्रेड एक्टिविटीज बिटवीन इंडिया एंड डेमको रिपब्लिक। फिर हैती, ऑपरेशन इंद्रावती, बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत बार रिवाइज करेंगे, ओके। यहाँ पे है निकारागुआ। निकारागुआ को लेके क्या पढ़ा था हमने? कि इंडिया ने एमओयू साइन किया था निकारागुआ के साथ। क्यों साइन किया था? ताकि इस एग्रीमेंट के अंडर में निकारागुआ ने इंडिया के जो फार्माकोपिया है, इंडिया की जो मेडिसिन सिस्टम है, उसको रिकॉग्नाइज किया था। किसने किया था? निकारागुआ ने किया था। फिर पनामा और कोलंबिया को भी लेके हमने पढ़ा था कि इनके बीच में आता है क्या? यहाँ पे इनके स्थमस में आता है डेरियन गैप, ठीक है। क्या था इसमें? हमने पढ़ा था डेरियन गैप इज प्रेजेंट ऑन द स्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। इस पनामा और कोलंबिया के बीच में है डेरियन गैप। और यहाँ पे क्यों ये न्यूज में था? तो इलीगल माइग्रेंट होते हैं ना, वो इस रूट का यूज करते हैं यूएस जाने के लिए, या फिर जो भी उनका कंट्री है, डेस्टिनी कंट्री है, वहां जाने के लिए डेरियन गैप इंपॉर्टेंट होगा। चलो ठीक है, नीचे आते हैं। कोलंबिया को लेके हमने क्या पढ़ा था? एमओयू साइन किया था हमने, ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इंडिया प्रोवाइड करेगा। किसको करेगा? कोलंबिया को करेगा। चलो ठीक है। पेरू को 90 डे की इमरजेंसी लगी थी। क्यों? डेंगू बहुत ज्यादा फैल गया था एक पेरू में, इसीलिए यहाँ पे हमने पढ़ा था। चलो ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था अर्जेंटीना। 57 यहाँ पे पोवर्टी पॉपुलेशन हो गई है। पूरे पॉपुलेशन की आधी से ज्यादा जो आबादी है वो पोवर्टी से ग्रसित है। उसके अलावा हमने पढ़ा था अर्जेंटीना को लेके क्या, कि अर्जेंटीना के साथ हमने लिथियम ब्लॉक का डील किया हुआ है। इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम ब्लॉक का डील किया हुआ है। और फिर जाना था ABC, दैट इज अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। ये मिलके बनाते हैं क्या? लिथियम ट्रायंगल। और वर्ल्ड का मैक्सिमम लिथियम रिजर्व यहीं पे प्रेजेंट है। तो अभी तक बाबू जो भी हमने पढ़ा है ना इस रीजन में सारा कवर हो गया है इस 2 महीने में, ठीक है। फरवरी से स्टार्ट हुआ था हमारा बैच, अभी मार्च चल रहा है, शायद 52-53 क्लासेस हो गए हैं। तो इस रीजन में जितने भी न्यूज आए थे सब कवर कर लिया, ठीक है। चलो, एनुअल स्टेट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट का कहना है कि 2023 जो था वो सबसे गर्म ईयर था, और फिर 25 में आएंगी तो कहेंगे 2024 जो था वो सबसे गर्म ईयर था। तो फिलहाल 2023 जो है हॉटेस्ट ईयर ऑफ द डिकेड इस रिपोर्ट का कहना है। इस तरह की रिपोर्ट कौन लाता है बताइए? यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? बताइए जल्दी बताइए। नीति आयोग तो लाएंगे नहीं, जी हाँ ये लाते हैं WMO, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका क्या कहना है कि 2023 हॉटेस्ट ईयर था, ठीक है, और 2024 और भी बदतर होने वाला है। जो भी होते हैं ना ग्रीन हाउस गैस, सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, हर एक चीज का रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंक्रीज हुआ है। जो भी रिकॉर्ड सेट था पहले से, हर एक चीज का रिकॉर्ड 2023 में टूटा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और कहा है कि अंटार्कटिका और आर्कटिक एसी का जो आइस है, ग्लेशियर्स है, सारे रिट्रीट कर रहे हैं, सारे पिघल रहे हैं। और इस बॉडी ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। एक सही बात कही कि उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट ने कहा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज की है ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम 2022। अभी देख लो हर गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स ला रही है, कितने सारे लॉज ला रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके। तो इन सब के चलते रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूसेज है वो थोड़ा बढ़ गया है। तो हो सकता है कहीं अगर ये 50% जो बढ़ा है वो और बढ़े, तो ये जो बोल रहे हैं ना कि 2024 लाइकली टू बी वर्स वो ना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में कहा गया था। कौन लाया था ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट लाया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यूएनईपी ने भी एक रिपोर्ट लाया था, ग्लोबल आउटलुक रिसोर्स रिपोर्ट। ये बताता है कि रिसोर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है टू अचीव एजेंडा ऑफ 2030। FAO कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर रिपोर्ट जारी किया था। कौन सा? इन्फार रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताता है कि AMR दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कितना ज्यादा देखा जा रहा है हमारे लाइफ स्टॉक पे, फिशरीज डिपार्टमेंट में, है ना। कौन सी रिपोर्ट बताता है? इस तरह का जो ये रिपोर्ट है पहली बार आया है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्टिविटी बताता है हमारे लाइफ स्टॉक पे, फिशरीज डिपार्टमेंट पे। इन्फार रिपोर्ट किसने प्रिपेयर किया था? FAO ने विद द हेल्प ऑफ ICAR। और हमने जाना था कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, बताओ जल्दी से। सीनियर केयर रिफॉर्म, जो बताता है कि हमारे कंट्री में सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनकी अभी क्या कंडीशन चल रही है। चलो काफी फैक्चुअल होगा। लियो वाडकर ये इंडियन ओरिजिन PM है जिन्होंने किस कंट्री से भी हाल ही में रिजाइन किया है। ये उस कंट्री के पहले ओपनली गे PM है और यंगेस्ट PM है। लियो वाडकर इंडियन ओरिजिन से है, ये है आयरलैंड के, ठीक है, आयरलैंड के हैं और इंडियन ओरिजिन के, और अभी इन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है, ठीक है। और ये उस कंट्री के आयरलैंड के फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर और यंगेस्ट पर्सन है टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। चलो ठीक है, जर्मनी को लेके हमने क्या पढ़ा था इंपॉर्टेंट? हमने पढ़ा था कि जर्मनी ने एक ऐसा प्रोसेसर स्टार्ट किया है जहां पे वो ऑफशोर कैप्चरिंग करेगा कार्बन की। कार्बन कहाँ, जहां से जिस भी इंडस्ट्री से इमर्शन होता है, निकलता है कार्बन, उसको वो कैप्चर करेंगे, शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके समुद्र की गहराइयों में स्टोर कर देंगे। कौन करेगा? जर्मनी करेगा। ग्रीस को लेके काफी फैक्चुअल जाना था कि ग्रीस यूरोप का पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने, पहला ऐसा ऑर्थोडॉक्स कंट्री बन गया जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया। और बेल्जियम को लेके पढ़ा था हमने कि इन्होंने इकोसाइड को बहुत नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम घोषित कर दिया है। किसने कहा? बेल्जियम ने किया। चलो ग्रीस को लेके हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स पढ़े थे। ग्रीस के जो CM थे हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने बहुत सारी बात कही थी, है ना। हर एक एंगल हमने ऑलरेडी डील कर रखा है। चलो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हाल ही में न्यूज में देखा गया है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? क्यों न्यूज में है? तो फूड पॉइजनिंग और डायरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो FSSAI बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी लैब बना रहा है इंडिया में, इसलिए न्यूज में था। इसी कंटेक्स्ट में आपके क्वेश्चन में भी था। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो होते बहुत इजी हैं बट हो जाते हैं गलत। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताइए? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आता है FSSAI। और मैंने बताया कि ये क्योंकि फूड पॉइजनिंग और डायरिया बढ़ रहा है तो ये माइक्रोबायोलॉजी लैब बनाएंगे, 34 लैब बनाएंगे, ओके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आते हैं। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर में ये FSSAI स्टैब्लिश हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को लेकर हमने क्या पढ़ा था? पीयूष गोयल साहब ने लॉन्च किया था ई किसान उपज निधि, ठीक है। होम अफेयर्स संकलन ऐप पढ़ा था, है ना। और केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए क्या पढ़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट, रिवैम्प्ड
फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन असिस्टेंस, अरे यार, रीवैम्प फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस स्कीम, हाँ अब ठीक है। तो ये पढ़ा था, ये क्या करता है ये स्कीम ग्लोबल जो हमारी मेडिसिन है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड तक की बनाने की मदद करता है। क्यों इस तरह की स्कीम लाई? क्योंकि लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि गुआना में बहुत सारे बच्चे जो इंडिया मेड कफ सिरप है वो पी के उनकी डेथ हो गई थी। फिर यूएस ने भी कहा है कि जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है, इसीलिए यही सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने ये स्कीम स्टार्ट की, क्या, रीवैम्प फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के अंडर में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो दवा बनाते हैं उनको टेक्नोलॉजिकली असिस्ट करेंगे कि वो प्रोड्यूस कर सके ग्लोबल स्टैंडर्ड की मेडिसिन को। ठीक है, चलो, किस स्टेट की 6 हेरिटेज साइट को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है? 6, काफी ज्यादा है, बहुत खुश होगी वो स्टेट, ह्यूज अचीवमेंट होगा उनके लिए, बिल्कुल होगा। तो कौन सी स्टेट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की 6 जो हेरिटेज साइट है उसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। ये उनके नाम है, जिसमें ग्वालियर फोर्ट भी आता है, उसके बाद भोजेश्वर आता है, रॉक काट साइड चंबल वैली पे आता है, खूनी भदरना आता है। ठीक है, चलो, न्यू दिल्ली को लेके हमने क्या पढ़े थे? नौसेना भवन इनॉग्रेट हुआ है, इंडियन नेवी का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर है नौसेना भवन, कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में बना है। हिमाचल प्रदेश को लेके कल ही पढ़ा था, मिशन 414 क्या करता है? ये कैंपेन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कैंपेन किया गया है हिमाचल प्रदेश के वैसे एरियाज में जहां पे वोटर टर्नआउट 60% से भी कम है। कल ही पर आया था और मैंने बोला था कि वोट देना इज इम्पॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव आपके क्या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है या फिर आपके क्या सोच विचार है, आप उनको रखो और वोट देने जाओ। क्या ही फायदा हुआ दिन साल भर भय करके जब टाइम देने के बाद में टेक कर जाओ। तो इसी तरह की स्कीम को, इसी तरह का कैंपेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलाता है ताकि वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो सके। चलो ठीक है, मध्य प्रदेश अभी पढ़ लिया। उड़ीसा को लेकर हमने क्या पढ़ा था? उड़ीसा ने पहला इंडोर एथलेटिक और एक्वेटिक सेंटर स्टार्ट किया है। कहाँ, किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। चलो, काफी इजी है, लेकिन इससे जो रिलेटेड टॉपिक है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये है, वो इंपॉर्टेंट होगा। रणथंबोर नेशनल पार्क, बच्चे को पता है? जी हाँ, ये कहाँ है बताइए? ये है राजस्थान में। क्यों न्यूज में है? ये इंपॉर्टेंट होगा। क्या होता है, रणथंबोर बहुत ही कॉन्फाइंड एरिया है, आइसोलेटेड रहते हैं वहाँ के टाइगर्स वगैरह जो भी हैं, तो इनके बीच में इनब्रीडिंग बढ़ रही है। और इनब्रीडिंग मतलब कि वो क्लोजली एसोसिएटेड स्पीसीज आपस में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो प्रोजेनी उनकी आ रही है, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो थोड़ा कम फिट है और इनफर्टाइल होते जा रही है, जिसके चलते इनका पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। अब इसको, ये सब जो हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है कि इनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हो जा रहा है, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग के चलते होता है। इनब्रीडिंग क्या होता है? आपस में ही ब्रीड करना, है ना? इजी हुआ। चलो ठीक है, तो ये जो है, ये सिनेरियो देखा जा रहा है कहाँ? रणथंबोर नेशनल पार्क में। तो इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा? जेनेटिक रेस्क्यू किया जाएगा। जेनेटिक रेस्क्यू किया जाएगा मतलब इनब्रीडिंग बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि क्लोजली एसोसिएटेड स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको कैसे कम करेंगे? और दूसरे जो एनिमल्स है दूसरे जगह से, मतलब टाइगर के ही दूसरे स्पीसीज के दूसरे जगह से लाए जाएंगे, ठीक है, ताकि न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो ये जेनेटिक रेस्क्यू प्रपोज किया गया है एज अ मेथड, कहाँ? रणथंबोर में, टू कंजर्व द टाइगर्स। ठीक है, क्या करता है जेनेटिक रेस्क्यू? इन्वॉल्व करता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलो ठीक है, तो ये जेनेटिक रेस्क्यू प्रपोज किया गया है कहाँ के लिए? रणथंबोर नेशनल पार्क के लिए। और क्यों किया गया है? क्योंकि वहां पे इनब्रीडिंग बढ़ रही है, जिसके चलते इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, तो नई जीन को इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है, जिसको कहते हैं जेनेटिक रेस्क्यू। इंपॉर्टेंट होगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं, रिविजन करते हैं। असम को लेके पोबितोरा नेशनल पार्क हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश को लेके पढ़ा था अट्टापक्का बर्ड सैंचुरी। क्या था खास इसमें? बर्ड्स आए हुए थे, सुंदर सुंदर बर्ड वाचर्स जो है बहुत सुंदर नजारा देख रहे थे। कोलेरो लेक आंध्र प्रदेश के पास में ही ये पड़ता है, अट्टापक्का बर्ड सैंचुरी। और अरुणाचल प्रदेश को लेके हमने कल पढ़ा था, बहुत प्यारा सा ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या खास था इसमें? बुगनी ट्राइब्स जो है उन्होंने अपना लैंड डोनेट कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। क्यों? ताकि बोगिनी
जो वहाँ की बर्ड है बोगुनी लियो चीला बर्ड्स, उनको प्रिजर्व किया जा सके। और ये जो बर्ड है सिर्फ ईगल नेस्ट नेशनल पार्क में ही पाया जाते हैं, और ईगल नेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलो ठीक है। हाल ही में देखा गया है, ग्रोक न्यूज में है, क्या है ये बताइए? ग्रोक जो हाल ही में न्यूज में देखा गया है क्या है? एआई बेस्ड है, इतना पता चल जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है एआई हमारे लिए, भर भर के न्यूज आ रखे हैं एआई को लेके। हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, एडिटोरियल सेक्शन भी कभी कभी डील किया है कि एआई को लेके ये वाली बात कही थी जो बढ़िया लगी हमें। चलो तो अभी ग्रोक न्यूज में है, क्या है ये चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है, ठीक है, जो एक्स है, ट्विटर जिसको पहले कहते थे, तो उनकी चैटबॉट है, और इसको बनाया है एक्स एआई, जो इलन मस्क की कंपनी है। क्या है ये? प्रीमियम सब्सक्राइबर जो है ना ट्विटर के एक्स के, उनको ये फायदा मिलेगा इस चैटबॉट को यूज करने का। सारा जो इन्फॉर्मेशन है आप एक्सेस कर सकते हो किससे? ग्रोक से, जो एआई है किसकी? एक्स एआई की, जो फंडेड बाय है इलॉन मस्क, ठीक है। चलो एआई टीचर को लेके हमने कुछ पढ़ा था, केरला की थी आइरिस, 3 लैंग्वेज जानती है और आपके सारे बातें बताएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगी, पढ़ाएंगी, हमसे भी अच्छा पढ़ा देंगी ये दीदी। आइरिस क्या है? एआई टीचर है, कहाँ की? केरला की। एआई वीडियो मेकर फ्रॉम टेक्स्ट, ओपन एआई सोरा, ठीक है। चलो क्या है? सोरा है, अगर आप कुछ भी लिखोगे तो उसका वीडियो बना देगी, 1 मिनट तक का वीडियो बनाएगी ये एआई। क्या नाम है इसका? सोरा नाम है। और एआई रेगुलेटरी लॉ, ग्लोबली ऐसी कंट्री, ऐसा यूनियन जिसने पहली बार एआई बेस्ड लॉ लाया है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, यूरोपियन यूनियन। इन्होंने पहली बार ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसने एआई को लेके रेगुलेटरी एक्ट लाई है, लॉ लाई है। किसने लाई है? यूरोपियन यूनियन ने लाया है। और हमने इनके कुछ प्रोविजन से पढ़ा था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन्होंने क्लासीफाई किया है एआई को बेस्ड ऑन देयर कि ये हमारे लिए कितना डेंजरस रह सकता है या फिर कितना यूजफुल रह सकता है। 4 कैटेगरीज में इन लोगों ने क्लासिफाई किया था एआई को, हार्मफुल हो गया या फिर इम्पैक्टेड हो गया या फिर लेस हार्मफुल हो गया, है ना। और अलग अलग प्रोविजंस है उसके लिए कि कैसे कैसे इनको अलाउ मिलेगा उनको रेगुलेट करने के लिए। किसने लाया है? यूरोपियन यूनियन ने लाया है। बहुत अच्छे से हमने इसके क्लास में भी पढ़ा था। तो हो गया आज का सेशन, ये था आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।